पुराने समय की बात है, गांव था धनकपुर। इस गांव में भारती नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। फिर एक दिन मजनू बोला, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। फिर भारती बोली, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। फिर मजनू बोला, कल जो 50 रुपये दिए थे, दो कुछ जरूरी काम है। फिर भारती बोली, मेरे पास नहीं है। फिर मजनू ने कहा, कहाँ गए, कल ही तो दिए थे। फिर भारती बोली, सब्जियां लेकर आई हूँ, सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। फिर मजनू ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भरकर भी सब्जी नहीं देती हो, तो इतनी सब्जियों का क्या करोगी? फिर भारती बोली, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह जो तुम्हारी तोंद है ना, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। फिर मजनू ने कहा, देखो मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो, नहीं तो। फिर भारती बोली, नहीं तो क्या करोगे? फिर मजनू ने कहा, नहीं अच्छा नहीं होगा। फिर भारती ने कहा, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत हैं। फिर मजनू ने कहा, जुबान संभाल के बात करो। फिर भारती बोली, अरे कहा ना जाओ। फिर मजनू भारती के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। फिर भारती बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। फिर मजनू बोला, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। फिर भारती गुस्से से बाहर चली गई। मजनू भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर मजनू बोलता है, अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। फिर मजनू ने कहा, अरे कहाँ गई तुम, जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है। मजनू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहां भी कोई नहीं होता। फिर मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहां से गुजर रही एक औरत से पूछता है। मजनू ने कहा, दीदी क्या आपने भारती को कहीं जाते हुए देखा है? फिर वह औरत बोली, नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आता है। फिर वह व्यक्ति बोलता, भैया वो भाभी, भाभी वो। फिर मजनू बोलता है, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति बोला, अरे भैया वो भाभी वहाँ। फिर मजनू ने कहा, कहाँ है वो, बताओ। फिर वह व्यक्ति बोला, भैया आप मेरे साथ चलो। फिर वह व्यक्ति मजनू को जंगल की तरफ ले जाता है। वहां पर एक काफी भीड़ होती है। मजनू को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहां सामने एक लाश पड़ी होती है जिस पर कफन डला हुआ होता है। मजनू, अरे यह कौन है, क्या हुआ इससे? फिर एक व्यक्ति बोला, भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो कौन है। मजनू ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, भैया अब यह कभी भी नहीं उठेगी, पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर मजनू बोला, भारती तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ, चलो उठो घर चलते हैं। फिर एक व्यक्ति बोला, भैया संभालो अपने आप को। फिर मजनू बोला, हे भगवान यह क्या हो गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वालों ने किसी तरह मजनू को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? फिर एक व्यक्ति बोला, नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। फिर नत्थू बोला, साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। फिर पुलिस वाला बोला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई, इसके बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता? फिर गांव वाले बोले, नहीं नहीं साहब। फिर पुलिस वाला बोला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आ जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला मजनू के घर पहुंचता है। मजनू दीवार पर टंगी तस्वीर से, अरे क्या हो गया तुमको, इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? फिर पुलिस वाला बोलता है, मजनू तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं, तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। पुलिस वाला मजनू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ तो मजनू, भारती नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी है? मजनू ने कहा, जी साहब। इंस्पेक्टर बोला, किसने मारा है उसे,
किसी पर कोई शक मजनू? मजनू बोला, जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर कोई भी शक नहीं है। इंस्पेक्टर बोला, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते थे। फिर मजनू ने कहा, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, तो अच्छा, इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? मजनू ने कहा, साहब भगवान की कसम, लेकिन हाथ नहीं उठाया था मैंने, मारा बिल्कुल नहीं। फिर इंस्पेक्टर बोला, सच सच बोलो, कल तुम ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो? मजनू ने कहा, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं क्यों करूँगा? फिर इंस्पेक्टर बोला, रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर तुमने आखिरकार उसे निपटा ही दिया। फिर मजनू बोला, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे तो लगता है यह सब उस शमशानी शीरा का किया हुआ है, उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर बोला, कौन शेरा? फिर मजनू बोला, साहब यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है साहब। भारती रोज उससे मिलने जाती थी, मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, जब तक तहकीकात जारी है तुम जरूरत के समय बुला लिए जाओगे, अभी तुम घर पर जा सकते हो। मजनू हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान चला जाता है। वहां पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और शेरा अपने पेट से कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही बोला, क्या तुम ही हो शेरा, इस शमशान के चौकीदार? शेरा बोला, हाँ मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरा बोला, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया है? यहाँ तो सब अपने अंतिम संस्कार में ही आते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, चल अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि मजनू की पत्नी भारती यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? फिर शेरा बोला, ये मेरा निजी मामला है, इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? फिर सिपाही बोला, अरे यह अब निजी मामला नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। कल रात मजनू की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया गया। तुझे मस्करी सूझ रही है? शेरा, खून? मेरी बहन का खून? यह कब हुआ और किसने किया यह सब? फिर इंस्पेक्टर बोलता है, चल अब नौटंकी करना बंद कर, सब गांव वालों को पता चल गया है और तुझे अब तक पता नहीं चला। तेरा यह ड्रामा ना हम सबके सामने नहीं चलेगा। अब सब सच सच बता रहा है कि भारती की हत्या के जुर्म में तुझे अंदर कर डालूं। फिर शेरा बोलता है, साहब मैं शमशान में अकेला रहता हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए भारती बहन मुझसे कहा करती थी कि जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुंचा दिया करेगी और उन्होंने अपने मुंह से मुझे भाई भी कहा है। फिर शेरा ने इंस्पेक्टर से कहा कि मैंने एक दिन भारती से कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। फिर भारती ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। फिर इंस्पेक्टर साहब, मैंने भारती से कहा, सच बहन? फिर भारती बोली, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। फिर इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपये दिया करूँगा। फिर इंस्पेक्टर साहब, भारती ने कहा कि 200 तो 10 दिन भी नहीं चला करेंगे, एक काम करना, तुम मुझे 500 रुपये दे दिया करना। फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है। शेरा ने कहा, भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मुझसे 500 रुपये ले जाया करती थी। फिर इंस्पेक्टर ने बोला कि मैं कैसे मान लूं कि जो तू बोल रहा है वह सच बोल रहा है? मजनू ने तो इस बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। फिर शेरा बोला, इंस्पेक्टर साहब इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, भारती बहन ने इस बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था और अगर मजनू को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। फिर इंस्पेक्टर बोला, अरे तो हम कैसे मान लें कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है, कोई सबूत है तेरे पास? फिर शेरा बोला, साहब सब्जी वाले को यह बात पता है, भारती बहन खुद उसे इस बारे में बताया करती थी। फिर सिपाही बोला, अब यह सब्जी वाला कौन है? फिर शेरा बोला, साहब रामनाथ सब्जी बेचता है और उससे सब कुछ पता है। फिर सिपाही, सर मुझे तो लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानियां बना रहा है। फिर शेरा बोला, नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता,
जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया उसके साथ नमक हरामी कभी भी नहीं कर सकता। फिर शेरा बोला, मैं हर रोज लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा कभी भी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। फिर इंस्पेक्टर बोला, अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात खुद कर लेंगे। जब तक मजनू की पत्नी का खूनी नहीं पकड़ा जाता तब तक तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। शेरा हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर सिपाही बोलता है, सर मुझे तो लगता है भारती की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने की डर से कहानियां बना रहा है। इंस्पेक्टर बोला, नाना वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है, उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वह ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंच जाते हैं। रामनाथ सब्जी बेच रहा था। भिंडी गोभी तुरई ले लो। फिर सिपाही बोला, अरे क्या तू ही रामनाथ है? रामनाथ, जी साहब मैं ही हूँ, बोलिए कौन कौन सी सब्जियां दूं? सिपाही बोला, तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। फिर रामनाथ बोला, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही बोला, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। फिर इंस्पेक्टर बोला, बता तू मजनू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। फिर सिपाही बोलता है, अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। फिर रामनाथ बोलता है, साहब भारती भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर, तू शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? फिर रामनाथ बोला, हाँ वह शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद भारती भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना भी किया था। उसका जो पति है ना मजनू, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसलिए साहब मैं बस इतना ही जानता हूँ। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर हो जाएगा मर्डर के मामले में, जमानत भी नहीं होगी। फिर रामनाथ बोला, साहब बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। फिर इंस्पेक्टर बोला, चलो बता। फिर रामनाथ बोला, साहब कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन राशि कलवा की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। फिर भारती भाभी बोली, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। फिर रामनाथ बोला, भाभी कटहल तो 50 रुपए किलो है। फिर भारती भाभी बोली, अरे तुम कर तो दो, शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं उसके लिए। फिर राशि बोली, ओ भैया जरा 1 पाव कटहल मुझे भी दे दो। फिर रामनाथ ने बोला, कुछ और ले लो, कटहल तो खत्म हो गया। फिर राशि बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना सारा तो पड़ा हुआ है। फिर रामनाथ बोला, वह सब तो भारती भाभी ने ले लिया। फिर राशि, इतने का क्या करेगी, आदमी है या भूत? फिर भारती बोली, हाँ हाँ अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। फिर राशि बोली, भारती आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। फिर भारती बोली, मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। फिर राशि बोली, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखवाती हूँ। फिर रामनाथ बोला, साहब मुझे बस यही बात पता थी। फिर इंस्पेक्टर बोला, और कुछ? फिर रामनाथ बोला, लेकिन साहब। फिर इंस्पेक्टर उसके पास चला जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगता है। रामनाथ, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी चल रही है, इसे पूरा कर दें। फिर रामनाथ बोलता है, शायद राशि भाभी ने जाकर मजनू से शिकायत कर दी और वह वहां से आ गया। फिर मजनू ने कहा, तुम मेरी मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो, जब मैंने मांगे थे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। रामनाथ बोला, अरे भाई काहे को झूठ बोल रहे हो, भारती भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपये देता है। फिर मजनू बोला, अच्छा तो तुम उन पैसों को अय्याशी में उड़ा देती हो, चलो मुझे दो पैसे। फिर भारती बोली, नहीं नहीं ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। फिर साहब मैंने कहा, अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, यहाँ से जाओ। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मजनू ने भारती का गला पकड़ लिया और तेजी से पीछे की ओर धक्का दे दिया।
भारती सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराई और उसके सिर से खून बहने लगा। मजनू ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। फिर साहब मैंने कहा, अरे भैया यह क्या किया तुमने? फिर मजनू बोला, अरे कुछ भी नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर रामनाथ बोला, साहब उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। फिर इंस्पेक्टर बोला, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। फिर रामनाथ बोला, साहब मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर बोला, अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। फिर इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी होगी। फिर रामनाथ बोला, जी साहब मैं अदालत में चलकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर सिपाही लौटते समय बोलता है, सर आपको पता कैसे चला कि रामनाथ कुछ छिपा रहा है और उसने बात को घुमाया है? फिर इंस्पेक्टर बोला, तुमने सुना नहीं, राशि और भारती में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की धमकी भी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, तुझे क्या लगा गुनाह करके तू बच जाएगा? बेटा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों की सोच से बहुत लंबे होते हैं। फिर मजनू को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वह जेल में पड़ा पड़ा बहुत दुखी होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।